ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं वो मैं ये टॉपिक मतलब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 5 इयर्स के क्वेश्चन जो उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगी यहाँ पे। तो उसमें पूछा गया कि परफेक्ट गैस जब माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हो तो उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में आया है, तो सेक्शन सी में आने का मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एक परफेक्ट गैस के लिए ले लिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एन पॉइंट पार्टिकल्स है, ठीक है, और वॉल्यूम उसका टोटल कितना है, वी है, टोटल एनर्जी यू है। लेकिन हाँ, ओके ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एन पॉइंट पार्टिकल है ये टोटल नंबर नहीं है। एन पॉइंट पार्टिकल ऑफ द परफेक्ट गैस ईच ऑफ मास m confined in a volume v with total energy u within the energy range e विद इन द एनर्जी रेंज डेल्टा यू, यानी जो ये एन पार्टिकल है हमारे पास, ये एनर्जी रेंज डेल्टा यू में है। तो इसका मतलब सपोज यहाँ पर एनर्जी यू आती है इस लेवल पर और इस यहाँ पर आती है यू माइनस डेल्टा यू, तो ये जो पार्टिकल है सारे क्या रहेंगे, इसी एनर्जी की रेंज में रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर इस एनर्जी रेंज में लिया है तो इस एनर्जी रेंज का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हम मान लेते हैं डेल्टा टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था फेज स्पेस में वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा dq1 dq2 dq और 3n क्यों लिया है, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए एक्स वाई जेड होगा, तो एक के लिए 3 आ रहा है, तो हमारे पास कितने हैं, n पार्टिकल्स है, तो n पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3n कोऑर्डिनेट होंगे, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे, 3n कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर q और p जो है वो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो अभी से ध्यान रखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एज द पार्टिकल ऑफ परफेक्ट गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग द एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। ये लाइन समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि उसका एक्चुअल वॉल्यूम, अगर हम अपन ने कभी भी 3 इंटीग्रेशन लगाए हैं, यहाँ कोई फंक्शन होता है और यहाँ पर होता है dx dy dz, तो आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हो। और अगर मैं यहाँ से कोई फंक्शन हटा लूं, सिर्फ ये 3 इंटीग्रेशन लगा के और dx dy dz करूं, तो क्या उस सिस्टम का रियल वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, रियल एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, करेक्ट। उसी तरह से अगर हम केवल इंटीग्रेशन लगाते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट पे, तो ये dx1 dx2 dx3 dy1 dy2 dy3 ये हर बार आपके पास वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम की पावर यहाँ पे n लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, क्योंकि देखो dq1 dq2 और dq3 ये मिलके आपके पास आएगा v वॉल्यूम एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 डायमेंशन का स्पेस ही रियलिटी में हम इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरह से फिर dq4 dq5 dq6 जो आएगा वो फिर से v आएगा। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल होंगे, ऐसे n पार्टिकल होंगे, तभी तो टोटल के लिए कितने बन रहे हैं, 3n नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम की पावर कितना आ जाएगा, v की पावर n आ जाएगा। x1 y1 z1 के लिए v, x2 y2 z2 के लिए v, x3 y3 z3 के लिए 3, इसी तरह से xn yn zn के लिए v आ जाएगा। तो ये v कितनी बार रिपीट होगा, n बार रिपीट होगा, और वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, दैट इज वाई यहाँ v रेज टू पावर n आया है, सिंस v इज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल ले रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो डेल्टा बना है उसमें जो v, ये डेल्टा dq वाला इंटीग्रेशन है, इसका तो वैल्यू हमने निकाल लिया v की रेज टू पावर n। अब बचा इंटीग्रेशन कौन सा, dp1 से लेके dp3n, और ये हमें इवेल्युएट करना है। The momentum space integral is to be evaluated subjected to the constant of the ensemble। ensemble की कंडीशन क्या है कि उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो डेल्टा यू रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सपोज हमने उसकी एनर्जी को बोल दिया यू आर, ठीक है, उसकी किसी टाइम पे एनर्जी है यू आर, लेकिन हमें पता है कि ये जो एनर्जी होगी ये कैपिटल यू से कम होगी और यू माइनस डेल्टा यू से ज्यादा होगी, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो किस रेंज में आ गई, यू से लेके यू माइनस डेल्टा यू, यानी कि जो ऊपर मैंने रेंज बनाई थी ये u है और ये u माइनस डेल्टा यू है, तो इसके बीच में कहीं एनर्जी होगी, और उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है, यू आर है। यहाँ पर यू आर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि परफेक्ट गैस है तो नॉन इंटरेक्टिंग है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कौन से फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर लगाया हुआ है समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, क्योंकि n पार्टिकल है, और पी आई स्क्वायर अपॉन 2m लिख गया, क्योंकि सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है, सबका मास m है, तो मोमेंटम किस, केवल i जो है वो किस पे लगा है, पी आई पे लगा है, तो हमें उसकी टोटल एनर्जी मिल गई पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। सो द कंस्ट्रेनिंग कंडीशन में भी रिटर्न इज, तो कंस्ट्रेनिंग कंडीशन को हमने क्या किया है कि 1/2m को समेशन से बाहर ले लिया, क्योंकि उस पे समेशन लग नहीं रहा था, और बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखी है ऊपर वाली। अब उसमें जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल कौन सा, ये dp1 से लेके और dp3n तक जो भी हमारे पास में है, वो क्या करना है, वॉल्यूम कंटेन बिटवीन 3n डायमेंशनल हाइपर स्फेयर ऑफ रेडियस 2mu की पावर 1/2। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आपने बोला u इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है 1/2m
और पी स्क्वायर। करेक्ट, आईएथ की वैल्यू लेते हैं तो आईएथ ही ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ से 2mu जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, पी आई स्क्वायर। और पी आई स्क्वायर जो है वो 3 डायमेंशन का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जिस तरह से आप लिखते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी तरह से आपका पी आई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पी एक्स आई का स्क्वायर प्लस पी वाई आई का स्क्वायर प्लस पी जेड आई का स्क्वायर। करेक्ट। और हमारे पास हम जानते हैं कि पी आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये स्फेयर की इक्वेशन है। और इस स्फेयर में रेडियस क्या होगी, पी आई होगी, यानी इसका अंडर रूट होगी, तो पी आई आपके पास रेडियस होगी। तो यहाँ पर पी आई की वैल्यू निकालते हैं अगर इस इक्वेशन से, तो पी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, इस 2m को उधर ले जाओ, तो पी आई स्क्वायर जो है आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2mu के इक्वल आ रहा है। तो पी आई क्या आ जाएगा आपके पास, √2mu। तो जो हाइपर स्फेयर आपको मिल रहा है उसकी रेडियस कितनी मिल रही है, 2mu का 1/2। ठीक है। और हमारे पास हमने पहले ही कह दिया कि भाई u रेडियस के या p रेडियस के स्फेयर में वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम मैं बताती हूँ, एक मिनट आपको, कौन सा वॉल्यूम हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमें कौन सा वॉल्यूम लेना है, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे हमें लेना है एक स्फेयर बनेगा मान लीजिए p रेडियस का, और एक स्फेयर उसके चारों तरफ बनेगा डीपी, मतलब p प्लस डीपी या p माइनस डीपी। या फिर आप एक काम कीजिए, आप हमने तो u और u माइनस डेल्टा u लिया ना, और हमारी जो रेडियस आ रही है वो कितनी आ रही है, √2mu आ रही है। तो एक रेडियस हमारी आएगी 2mu माइनस डेल्टा u, क्योंकि हमें उसके बीच का ही पोर्शन लेना है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो u से लेके u माइनस डेल्टा u में है। अगर वो स्फेरिकल शेप में आ रही है तो ये अंदर की रेडियस होगी u माइनस डेल्टा u, और बाहर वाले स्फेयर की रेडियस होगी u। ठीक है। तो इसके बीच का ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के अंदर हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, स्मॉल n पार्टिकल्स हैं। आ गई बात समझ में आपको। तो रेडियस, ये वाले रेडियस के स्फेयर में और ये वाली रेडियस के स्फेयर का जो बीच का वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में हमारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब मैं लाइन रीड करके बता रही हूँ। तो हमारे पास है द इंटीग्रल इन इक्वेशन 2 इज द वॉल्यूम कंटेन्ड बिटवीन, बिटवीन कह रहा है यानी कि दो के बीच में होगा, बिटवीन एक तो 3 डायमेंशनल स्फेयर होगा किस रेडियस का, 2mu की पावर हाफ, और एक होगा 3 डायमेंशनल हाइपर स्फेयर ऑफ 2mu माइनस डेल्टा यू की पावर हाफ। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। ठीक है। तो हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दिस इज द एक्सेसिबल वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल हाइपर शेल। तो हाइपर शेल बनेगी दोनों के बीच में, ऑब्वियसली एक स्फेयर है और एक स्फेयर है, तो ये बीच में क्या बनता है, ये शेल बनती है। और शेल का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो होता है 4πp² dp होता है। अगर p रेडियस ले रहे हो तो u ले रहे हो तो 4πu² डेल्टा u जो भी होगा। एनीवेज हमारे पास रेडियस तो p ली जाती है, तो रेडियस तो क्या होगी, ये होगी, और उसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस उसकी ये होगी। अब ये थिकनेस कैसे आई और रेडियस कैसे आई वो बता देती हूँ आपको। तो हमारे पास था p² इज इक्वल्स टू, हमारे पास वॉल्यूम कितने का लेना है, 4πp²dp। ये स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होता है जो p रेडियस और dp थिकनेस की शेल होती है। ठीक है। ये u में हम कन्वर्ट बाद में कर लेंगे। तो ये तो हमें मिला था u, तो यहाँ से p की वैल्यू तो आपको मिल गई थी √2mu। तो हमारी जो स्फेरिकल शेल होगी उसकी जो रेडियस है, रेडियस तो कितनी आ जाएगी, 2mu आ जाएगी। अब इसको हम दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2p/dp अपॉन 2m इज इक्वल्स टू du। यहाँ से dp की वैल्यू निकालते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से dp की वैल्यू निकालते हैं, तो dp इज इक्वल्स टू m अपॉन p du। अब p की वैल्यू वापस यहाँ से रखते हैं, कितनी है, √2mu। तो यहाँ से हो जाएगा m अपॉन √2mu, और साथ में कितना आ जाएगा du। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √m अपॉन 2u du। तो थिकनेस कितने की आ गई, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dp की, ये वैल्यू किसकी है, dp की। तो आपके पास रेडियस आ रही है √2mu, और आपके पास जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है, m अपॉन 2u du। तो इस रेडियस और इस थिकनेस का स्फेरिकल शेल बनेगा। तो मैं बता देती हूँ, ये रही रेडियस और ये रही आपके पास थिकनेस जो मैंने अभी निकाली है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ 3 डायमेंशनल स्फेयर ऑफ रेडियस r इज, हमें पता है 3 डायमेंशन के लिए जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3πr³। उसे इस फॉर्मूले की तरह भी लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले की तरह कैसे लिखा जा सकता है, आ जाते हैं बोर्ड पे, क्योंकि ये आपको कैसे भी कभी भी समझ में नहीं आएगा, वहां पे टो नहीं है। एक फंक्शन होता है, ध्यान रखना, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकाली जाती है मैं आपको बता देती हूँ। गामा को मैं ना इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि देखो, अच्छा मैं दो दो फंक्शन बता रही हूँ। गामा फंक्शन मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है, और अंडर रूट जो है वो मैं ऐसे बनाऊंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो गामा, ये मैं गामा बोल रही हूँ तो गामा ध्यान रखना, गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n। ठीक है।
तो अगर मैं देखो गामा यहाँ पे लेती हूँ 3/2 + 1, गामा 3/2 + 1, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, n कितना है हमारे पास, n हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 फिर से गामा और 3/2। अब अगर इस 3/2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लूंगी, गामा 1/2 + 1, क्योंकि 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस n विच इज 1/2 दिस टाइम, और वापस n ये गामा है विच इज 1/2। और ये आप ध्यान रखना, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई, ये आप फिक्स ध्यान रखिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 √पाई आ रही है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू उठा के हम, क्योंकि ये किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें मिली है गामा 3/2 की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू मिली है ना गामा 3/2 की, तो ये गामा 3/2 हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, गामा 3/2 + 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय √पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे 3 + 2/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एलसीएम लिया है 2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, और ये आ जाएगा √पाई। अब हमारा जो एक्सप्रेशन बुक में दिया हुआ है वो हम लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे पाई की पावर 3/2, और गामा गामा के अंदर क्या है, 3 + 2/2, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, सिर्फ इस वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं कि ये हमें क्या दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है हमें, उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है पाई की पावर 3/2, नीचे गामा में लिखा हुआ है, गामा में लिखा हुआ है 3 + 2/2, और साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है r³। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई की पावर हमारा हो जाएगा 3/2, और नीचे इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3/4 √पाई, तो 3/4, यहाँ पे r³ भी लगेगा, 3/4 √पाई। अब यहाँ पाई की पावर 3/2 है, और यहाँ पे पाई की पावर 1/2 है, पाई की पावर 3/2 में से 1/2 निकालोगे तो बचेगा कितना, पाई की पावर 1 बचेगा ऊपर, और ये नीचे 3/4 है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 और r³। तो यस, वॉल्यूम जो है स्फेयर का, उसे इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जो कि बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। तो आपको ये वाली इक्वेशन अब समझ में आ गई होगी। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो 4/3 पाई r³ होता है, उसे इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। इस r³ को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए कोफिशिएंट को हम मान लीजिए क्या बोलते हैं, C3। यहाँ पे 3 क्यों लगाया है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो यहाँ पर जो C3 होगा वो आपको समझ में ही आ गया है। अब इसी तरह से अगर हम f डायमेंशन लेते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम। f डायमेंशन का फॉर्मूला हमें निकालना है, तो यहाँ पाई की पावर 3/2 था 3 डायमेंशन में, तो अब क्या आ जाएगा, पाई की पावर f/2 आ जाएगा। यहाँ गामा में 3 + 2 था, क्योंकि 3 डायमेंशन थी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले क्या था, 3/2 + 1 था, अब कितना आ जाएगा, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए f/2 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कर लिया गामा f/2 + 1, और यहाँ r की पावर 3 था 3 डायमेंशन में, अब कितना आ जाएगा, r की पावर f आ जाएगा। तो इस r की पावर f को तो एज इट इज रहने दीजिए, और इस गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं अगर, तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये वाला सॉल्व करना तो आसान था। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है f/2 का फैक्टोरियल, जो हमें ध्यान नहीं देना है, और ऊपर हमारा पाई f की पावर पाई की पावर f/2 अभी तक रखा हुआ है। इस कोफिशिएंट को हम लिख लेते हैं CF, जैसे C3 बोला था वैसे CF आ गया, तो CF आपका क्या है, पाई की पावर f/2 अपॉन f/2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास CF आ जाएगा। इस तरह से देयरफॉर फॉर 3 डायमेंशन हाइपरस्फीयर जो हमने लिया था, उसकी रेडियस कितनी थी, 2mu की पावर ½ और उसका अगर वॉल्यूम हमें लेना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा, V3n अगर लेना है हमें, तो वही करना है, पाई की पावर 3n/2 आ जाएगा, और नीचे f की जगह 3n आ जाएगा, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, तो 3n/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 2mu, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3n/2, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हमें पता है r की पावर f लगती है, इस बार f की वैल्यू कितनी है, 3n है, तो और हमारे पास 1/2 आएगा ही आएगा। तो हमारे पास क्योंकि जो रेडियस थी वो कितनी थी, 2mu थी, इस रेडियस की पावर कितनी लगाओगे, 3n लगाओगे, तो 1/2 तो रूट की वजह से आ जाएगा, और 3n यहाँ से आ जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2mu की पावर 3n/2 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट हो गया, स्लो स्पीड में देख लेना, बट समझ में आ गया होगा। इक्वेशन 5 तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बिटवीन, अब हमें दो रेडियस हैं, एक रेडियस हमारी ये है और एक रेडियस हमारी ये है, इन दोनों के बीच का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों वॉल्यूम को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं u वाले का वॉल्यूम, जो कि ये V3nr है। सो हमें क्या करना है, V3nr इसको निकाल लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया एज इट इज, ये देखिए
ये वो फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। और इसी एक्सप्रेशन को लिखना है, सिर्फ u की जगह क्या करना है, u माइनस, तो इसका मतलब पाई 3n/2 तो कॉमन आ जाएगा, नीचे का 3n/2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। हमें माइनस किसको करना है, 2mu की पावर 3n/2 माइनस 2m, इस बार u की जगह क्या लिखना है, u माइनस डेल्टा u की पावर 3n/2। अब दोनों में से अपन कॉमन क्या लेंगे, 2mu की पावर 3n/2 जो है वो अपन कॉमन ले लेते हैं। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 1 माइनस, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कॉमन कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ डेल्टा u से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ u डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आप कॉमन ले लेना, कॉमन लेना आपको आता ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3n की जो वैल्यू आती है, एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के जो होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, इसलिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जो 3n आएगा वो अराउंड 10⁻23 के ऑर्डर का होगा। तो 10 और आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस का 10⁻23 नंबर बहुत छोटा होता है, तो ये नंबर जो है वी कैन से इट इज वेरी 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 लेस देन 1। तो 1 माइनस ये नंबर, सॉरी ये वाला नंबर जो है आपका वो बहुत लेस देन 1 होगा, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल में कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x जो होता है 1 + x एंड सो ऑन एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो इस वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, तो एक्सपोनेंशियल में ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर हमने क्या किया है, हमने यहाँ लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में ले लिया और एक्सपोनेंशियल में ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ये थी कि ये बहुत बड़ा हो रहा था। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के नंबर में फिर से क्या आ रहा है, माइनस का 3n/2 आ रहा है। अब 3n बहुत बड़ा है, तो ये नंबर माइनस का ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होगा, और e की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो पूरा का पूरा क्या कर दो, 0। आप चाहो तो यहाँ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं किए बिना भी इसको 0 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो टर्म भी छोटा आएगा। तो हमारे पास बचा क्या, केवल ये वॉल्यूम बचा, तो ये वाला वॉल्यूम पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम जो डेल्टा था हमारा वो कितना था, वो था v की पावर n इंटीग्रेशन dp1 से लेके dp3n। अब dpn की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, v की पावर n से। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है फेज स्पेस का वो बस v की पावर n और रिमेनिंग टर्म जो हमने अभी अभी लिया है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वो आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें निकालना है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, सिग्मा जो होता है वो कितना होता है, log e बेस डेल्टा वॉल्यूम वाला टो, तो ये होता है। तो जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो वही वॉल्यूम है जो हमें चाहिए था। ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, log लगाना है। तो log के अंदर सबसे पहले n जितने भी हैं, n यहाँ v की पावर n है, यहाँ 3 की पावर n है, इस n को जैसे भी आपको बताया ना कि कोई फंक्शन f की पावर n होता है और उसके आगे अगर log लगा हुआ होता है तो उसे क्या लिखते हैं, n log f लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप n बाहर ले लोगे, तो उसके बाद में log क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 3 ये 2mu है, इस पर भी log लगा हुआ है, इसका भी n बाहर ले लो, तो 2mu की पावर क्या बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा। और आपके पास यहाँ पर पाई की पावर भी क्या बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा। और ये नीचे वाला 3n/2 जो है वो नीचे है इसलिए ये माइनस में आएगा, बिकॉज log a/b जो होता है वो कितना होता है, log a माइनस log b, और उसमें से n हमने नहीं लिया है तो log 3n/2 फैक्टोरियल हमने ले लिया। स्टर्लिंग का अप्रोक्सीमेशन आपने बीएससी में पढ़ा होगा। स्टर्लिंग का अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर कोई n नंबर, n बहुत लार्ज है, अगर n बहुत लार्ज है तो log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n log n माइनस n। ये हम लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे 3n के अंदर, तो ये आ गया n log n माइनस का n, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर के टर्म को हमने टच भी नहीं किया है, वो टर्म हमारी अभी भी एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लस 3n/2 को तो रहने देंगे, और इस log वाले को क्या करेंगे, इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इसको सबसे पहले हम लिखेंगे log 3n/2 और उसकी पावर 3n/2। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3n/2 लिखा हुआ है, और फिर log लिखा हुआ है, और फिर 3n/2 है, तो इसको log की प्रॉपर्टी से इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो टर्म है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे log 3n/2 की पावर 3n/2 हो जाएगा। जो ऊपर वाला ये n है, ये n कहाँ गया, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो log की प्रॉपर्टीज है जो आपको लगानी है। अब हम और क्या करेंगे, n log को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेना,
ये फंक्शन अलग ले लिया है और u बाय n की पावर 3/2 को अलग ले लिया है। हमें पता है कि जो एंट्रोपी है उसके अंदर, एंट्रोपी के अंदर हमारे पास लॉग के आगे कोई नंबर आता है और वो नंबर डायमेंशनलेस होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डायमेंशनलेस करने के लिए h की पावर 3n से डिवाइड किया था, तो अब भी हम क्या करेंगे, h की पावर 3n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने h की पावर 3 रखा है, n क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो n बाहर आ गया, क्योंकि ये सारा फंक्शन किसके अंदर है, लॉग के अंदर है। तो h की पावर 3n है, उसको हमने लिखा सबसे पहले n log h, और वो n फिर अपने पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को ये वाली चीजें नहीं करनी है, ये कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ये हमने एग्जामिन किया था, लेकिन अगर हम ये सारा, देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। इफ वी एग्जामिन दिस एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी, इट डज नॉट सेटिस्फाई द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी सिग्मा, और सिग्मा की एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था। तो इस फेवर को अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो सिग्मा की वैल्यू आती है एग्जैक्ट, वो डेल्टा 2 अपॉन एच की पावर 3n ना आके डेल्टा 2 अपॉन एच की पावर 3n के साथ में n फैक्टोरियल वाला टर्म एक्स्ट्रा आता है। अगर ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है तो सिग्मा की ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी। तो इसको फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर हम लगा देते हैं n फैक्टोरियल, और अगर उस केस में अपन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये वाला आ जाएगा। हमें केवल केवल क्या करना है, n से डिवाइड ही तो करना है, मतलब हमें n फैक्टोरियल में भी वो लगा देना जो भी फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन को इस फॉर्म में ले आएंगे। तो ये वाला जो सिग्मा है, सिग्मा का फाइनल फॉर्मूला जो है, इसमें अगर n फैक्टोरियल वाला टर्म इंक्लूड करते हैं और वापस वही डेरिवेशन करते हैं जो अभी अपन ने किया था, तो ये वाला टर्म आएगा। तो इसका डेरिवेशन दोबारा मत करना, अभी जितना डेरिवेशन अपन ने बिना n फैक्टोरियल किया उतना का उतना डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा n फैक्टोरियल को लेके, विच आई थिंक यू शुड नॉट डू। बस याद रख लीजिए कि एक n एक्स्ट्रा आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर e नहीं आता है, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, पता नहीं क्या। अच्छा, और वेर ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, हाँ सॉरी, ई आया, आ रहा है ई, देख लेना यार, आएगा ई की पावर 1 आएगी शायद, ई की पावर 1 आएगी तो उसको ले लेना आप, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन 10 ए को अपन किस रूप में लिखेंगे, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 10 में बी रिटन एज, तो हमारे पास यहाँ पे आया है n log e, और ये आ चुका है, और 3n पाई बाय 2 की जगह हमारे पास 5n पाई बाय 2 आया है। इस नेचुरल लॉगरिथम, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है ई, जो जिसका बेस है, उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया है, और वो हमारे पास कितना आ गया, 5n/2 आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी सेटिस्फाई द एडिटिव प्रॉपर्टी विद द आर्ग्यूमेंट डज नॉट कंटेन वॉल्यूम v इंस्टेड ऑफ e by n, द वॉल्यूम पर पार्टिकल u by n on ये छोड़ दो, आपको एग्जाम में एग्जाम, आप ये भी मत लिखो, आप ये भी मत लिखो, आप डायरेक्टली ये लिख दो, यहाँ तक आपकी जो एंट्रोपी है 3n/2 तक कंफर्म रखो यहीं तक, और एक ही वाला फॉर्मूला याद कर लो। एक्चुअली 3n/2 से यहाँ 5n/2 कैसे आ रहा है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, कि ई बेस को हटा के इन्होंने 5n/2 कैसे लिया, कभी समझ में आएगा। तो आप में से कोई ना कोई ये वाला कमेंट कर देना इस लेक्चर में, तो अगर मुझे तब समझ में आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दूंगी, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो एंट्रोपी का आया जो आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था कि एंट्रोपी निकालिए माइक्रो, एंट्रोपी की स्पेलिंग भी गलत थी, एंट्रोपी निकालिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को यूज करते हुए परफेक्ट गैस के लिए, तो आपको एंट्रोपी का डेरिवेशन करना है। मान लीजिए एंट्रोपी के अलावा आपको दूसरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज भी पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी। अब ये सब कुछ आप करेंगे, ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखना, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला जो 5n/2 है वो लिख दिया, और उसका यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये सब कांस्टेंट आएंगे, ये सब कांस्टेंट आएंगे, ये सब 5n/2 का तो वैसे ही 0 हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास है डेल बाय, अच्छा कर रहा है एन डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं करना है, यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। एन log e का कर दिया है, तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए, log के अंदर, log के अंदर n log v हो जाएगा, ये तो हमारे पास माइनस का n log n। ओके, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ क्योंकि आई थिंक इतना आप कर सकते हो। इसको एक्सपांड करना है लॉग को, और फिर देखना है कि जिस जिसमें लॉग हो, केवल मतलब जिस जिसमें यू का फंक्शन हो, जिस जिसमें यू का फंक्शन हो, सिर्फ वही आपके पास आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एन है, तो ये एन तो डिपेंड नहीं कर रहा है यू पे, तो इसका तो डेल बाय डेल यू 0 हो ही जाना चाहिए, इसका 0 हो जाना चाहिए। एक का करके देख लेते हैं अपन। ओके, आई हैव द बेस्ट आइडिया, आई हैव द बेस्ट आइडिया, आपको ये सारा तामझाम करना ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे ये सारा हो जाएगा। देखो, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, यू के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो हम देखेंगे यू कहाँ पर है, सिर्फ यू यहाँ पर है, और उसकी पावर कितनी है, 3/2। तो आप बाकी सब टर्म को छेड़ो ही मत, आप बाहर ले लो, केवल बाहर ले लो डेल बाय डेल यू, और साथ में आपके पास ये एन है, इसमें ले लो आप एन, और यहाँ पे लॉग ले लो, और आप ले लो यू की पावर 3/2, यू की पावर आप ले लो 3/2, ठीक है। और
इसके बाद में आप क्या करो, प्लस डेल्टा यू जितना भी टर्म है उस सारे को, बस u की पावर 3/2 के अलावा बाकी सारे टर्म को यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर देखो लास्ट में इन्होंने वैसे भी यही किया है, यहाँ 3n आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 3n आएगा, 3n नहीं आएगा, हाँ। अब हमारा ये जो n है, ये जो n है इसको पावर में ले लो ऊपर, तो डेल बाय डेल u, और यहाँ पे बच रहा है log u रेस टू पावर 3n/2। केवल बाकी सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, वो u पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए कितना आएगा, जीरो वैल्यू आएगा। तो आप बाकी में सब में प्लस का जीरो कर देना, प्लस का जीरो करके ब्रैकेट में लिख देना, ऑल द क्वांटिटीज do not depend upon u, that is why the differentiation of these quantities with respect to u will be zero। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन लिखना है, कोई आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता। और ये वाली हम सीधे यहाँ पर आ गए, देखो हम सीधे यहाँ पर आ गए, है ना। ये 3n/2 को बाहर ले लो, 3n/2 को बाहर लोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल बाय डेल यू 3n/2 log u, और हमारे पास 3n/2 कोफिशिएंट है, और log u का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/u होता है, और 1/u हमारे पास कितना आ जाएगा, सो दैट 3n/2 एंड 1/u, 1/u की वैल्यू कैसे आएगी भाई, यहाँ पे टो के फंक्शन में निकाली थी क्या पहले वैल्यू, यस। ये कह रहा है टो की वैल्यू होती है kt, हाँ ये तो हमने पढ़ा था। तो इससे क्या हो गया, हमने निकाला क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टो चल रहा है क्या, यस लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, तो हमें मिल रहा है टो इज इक्वल्स टू 3n/2 1/u, टो की जगह हमें मिल रहा है kt, तो kt इज इक्वल्स टू 3n/2 1/u, और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाएगा, तो 3/2, ये कैसे आ रहा है, हाँ निकाल लेना यार, 1/u आ रहा है क्या, u की वैल्यू निकालेंगे, ये अच्छा 1/2, सॉरी 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 सॉरी, ये वैल्यू 1/2 की थी, 1/kt आएगा, ये 1/kt आएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा 3/2 kt, तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, थैंक गॉड ये हो गया। अब अपन को निकालना है रिलेशन बिटवीन टो एंड टी, जो कि हम जानते हैं, करना ही नहीं है, kt पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। रिलेशन बिटवीन टो एंड पी, ये हमें निकाला हुआ है, ये ध्यान रखना, हमने ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर देखना, p/टो होता है डेल सिग्मा अपॉन डेल v, इस बार भी आपको वही करना है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, इसमें v नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें v नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है v, और इसमें भी v अपॉन n की जगह लिखने की जरूरत नहीं है, n log v/n करो, प्लस जीरो कर दो, d/du लगा दो, और इसको पूरा जीरो कर दो, और सीधा यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ पर प्लस का जीरो करके लिख दो, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे पास सिर्फ इसका आएगा n log v/n, तो यहाँ पर इसमें क्या करोगे, इसको भी देखो आगे ओपन करो, n log v माइनस n log n, इसका भी v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n log v, और ये आ जाएगा देखो डेल बाय डेल v n log v, और log v का कितना होता है 1/v, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है n/v आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना था p/टो था, तो p/टो से यहाँ पे आ जाएगा pv इज इक्वल टू n टो, और टो कितना होता है kt, तो pv इज इक्वल टू nkt, जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, वो हमें मिल जाएगा। अगर थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी निकालना है तो हम जानते हैं k सिग्मा होता है, तो सिंपली सिग्मा की वैल्यू को k सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू इसके अंदर 3/2 nkt है, वो वैल्यू अगर पुट कर दो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये क्या स्कैन अलग तरह से किया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं करना है, इतना निकाल दिया। और क्या पूछा जा रहा है हमसे, देख लेते हैं, और हाँ केमिकल पोटेंशियल पूछा जाएगा आपसे, यस केमिकल पोटेंशियल एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक ये चीज ध्यान रखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है उसका वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में डेरिवेशन किया हुआ है, तो क्वांटम मैकेनिक्स से देख लेना आप डायरेक्टली, एवरेज थर्मल मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2πm/kT, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने बहुत बार बहुत जगह देखा होगा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो यूजिंग इक्वेशन 15, इस 15 इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन 10 एंड 14 में भी रिटर्न इज, देख लेते हैं इक्वेशन 10 और 14, पहले 14 देख लेते हैं, 14 पास में आ जाएगी। इक्वेशन 14 क्या है हमारे पास में, 14 में भी a और b है यार, अब क्या करें, हाँ ये रहा, इसमें देखो ये h और ये 2πm/kT की पावर 3/2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, लेमडा के टर्म में लाना है आपको, ठीक है, जो कि आप खुद लेके आओगे, तो सिग्मा आ जाएगा, और हमें पता है s इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, k सिग्मा होता है, तो s सिग्मा अगर ये आ रहा है तो s क्या होगा, एज इट इज ये का ये फंक्शन आएगा, बस k से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और k से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो सिग्मा और s आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला भी प्रीवियस लेक्चर
खोल के देखना, हमने इसका डेरिवेशन पूरा कर रखा है, डेरिवेशन डन है हमारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डेल बाय डेल एन करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें लेफ्ट हैंड साइड में म्यू अपॉन टो रहने दो, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रखो, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दो। अब देख लो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस बार आपको सबका करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एन लॉग वी लेते हैं, तो ये आ गया एन लॉग वी। फिर इस एन लॉग के आगे एन लेते हैं, क्योंकि एन डिनोमिनेटर में है तो माइनस का एन लॉग एन आएगा। फिर लैम्डा क्यूब भी माइनस का एन है, क्योंकि देखो एन लॉग वन तो 0 हो जाएगा और लैम्डा क्यूब जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो एन लॉग लैम्डा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। और ब्रैकेट में ये यू वी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था ना यू वी को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये यू और वी को कांस्टेंट रखते हुए लिखा हुआ है। और फिर इस 5/2n को भी आप करेंगे डेल बाय डेल एन 5/2n। तो इस बार n log v का कितना हो जाएगा, n के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 हो जाएगा। इसमें n log n का 2 बार करना पड़ेगा, देखो n log n में पहले इस n का कर दो 1, उस वक्त रहने दो log n को कांस्टेंट, प्लस फिर n को कांस्टेंट रहने दो और log n का कितना हो जाएगा 1/n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस log n, बट क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो -1 माइनस log n हो जाएगा। और n log लैम्डा क्यूब में बस n का 1 हो जाएगा, और इधर 5/2 है तो केवल 5/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसको रीअरेंज किया है, log वाले सारे टर्म को एक साथ ले लो, ठीक है। प्लस का आपके पास माइनस का 1 है और प्लस का 5/2 है, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना जा रहा है, माइनस का μ/2 जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 है और इधर आपके पास μ/2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वेट होगी। लेट मी सी, यहाँ माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, यस माइनस का क्या किया वो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये आ रहा था माइनस का u/2 आ रहा था, तो इस माइनस को पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 तो ले लिया, और इस माइनस जो लॉग के आगे लगा हुआ है उसमें उल्टा कर दिया। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, v ऊपर था, अब यहाँ पे n लैम्डा के ऊपर कर दिया और v कर दिया, ताकि माइनस जो है वो लॉग के अंदर ले लिया, तो ये फंक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे p सब्स्टिट्यूटिंग p/2 को और फॉर n बाई वी, ये हमने इक्वेशन 13a से निकाला है। 13a देखते हैं इधर था क्या, यस 13a में देखो यहाँ से p/2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, n बाई वी आ रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ से कहाँ करेंगे, n बाई वी की जगह रख देते हैं, ये रहा n बाई वी, इस n की जगह रख देंगे p/2, ठीक है। इसके बाद log को अलग कर दो, टो log p आ जाएगा, टो log आ जाएगा -3 टो/2 हो जाएगा, क्योंकि टो से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ म्यू आ जाएगा। और ये रहा बस फंक्शन टो का है, ये अपने पास आ गया केमिकल पोटेंशियल, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद तो नया फंक्शन शुरू हो रहा है जो मैंने बता दिया, ठीक है, दैट्स इट।